बीफॉर्म के बाद सरकारी नौकरी के लिए आप कौन-सा एग्ज़ाम दे सकते हैं? या जानने के लिए इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप बीफॉर्म के बाद कौन से फ़ील्ड में जा सकते हैं। बीफॉर्म के बाद आप गवर्नमेंट जॉब फ़ील्ड्स में फार्मासिस्ट कैटेगरी में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, रेगुलेटरी में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के लिए जा सकते हैं और इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। और इन सारे ही फ़ील्ड्स में आपको एंटर करने के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया को क्रॉस करना पड़ेगा, क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा और उन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट कैटेगरी में आपको एंटर करने के लिए 3 तरह के फार्मासिस्ट होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट में आपको ये ऐसा रहता है कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपको बेसिकली बता दें किनको कहते हैं। ऐसे फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होलसेल या फिर रिटेल शॉप चलाते हैं, उनको बोला जाता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट आप कैसे कैसे गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे आजकल योजनाएँ चल रही है, जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और धन्वंतरी योजना चल रही है, तो ये बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलते हैं, जिनकी मदद से ये अपना खुद का एक शॉप चला सकते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है, गवर्नमेंट का इनको बेनिफिट मिलेगा बट कोई ये परमानेंट नौकरी नहीं होती है, कप कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट को आप एक तरीके से बोल सकते हैं फार्मा बिज़नेस। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये फार्मासिस्ट हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और जैसे हॉस्पिटल्स में जो दवाई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, वहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको सेंट्रल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम देना पड़ सकता है और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एक बहुत ट्रेंड पे चल रहा है और बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की वैकेंसी निकलती है, जिसके थ्रू इनको अप्लाई करना होता है, तब जाके इनको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट किया जाएगा। सेंट्रल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, स्टेट फार्मेसी एग्ज़ाम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम इन तीनों की ही वैकेंसीज़ निकलती रहती है। टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास होना चाहिए पीसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीफार्म के बाद जो डिग्री मिलती है उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है और इतनी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी है वैकेंसी के लिए अप्लाई करने। आपको कुछ थोड़ा-सा रिटन टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू हो सकता है, कई जगह पे इंटरव्यू रखते हैं, कई जगह पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पे सैलरी अच्छी रहती है, 40,000 से ऊपर तक की आपको सैलरी मिल जाती है। सेंट्रल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी पे आपको पोस्ट मिलेगी। एम्स फार्मासिस्ट में भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको बता दें हर स्टेट अपने हिसाब से जो वैकेंसीज़ हैं वो निकालती है, तो टाइम टू टाइम आपको स्टेट की वेबसाइट्स पे दे जाके देखना पड़ेगा। एम्स फार्मासिस्ट के लिए आपको नोटिफ़िकेशन एम्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सेंट्रल फार्मासिस्ट के लिए आपको जो सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं, उनके थ्रू वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी। तीसरा होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको फार्मडी की डिग्री मिलनी चाहिए। फार्मडी के थ्रू आप एक बार अगर आपको फार्मडी की डिग्री मिल जाती है, तो आप क्लिनिकल फ़ील्ड में जा सकते हैं और कई सारे जैसे अ, किसी थेरेपी के दौरान ड्रग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए आपको अपॉइंट किया जाता है। आजकल गवर्नमेंट के कई रूल्स भी हैं कि हर हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए या फिर एक फार्मडी ग्रेजुएट होना चाहिए, जो टीडीआर में मदद करे और जो भी जैसे ड्रग की डोसेज़ हैं, कुछ-कुछ चीज़ों की जो लॉन्ग टर्म डोसेज़ दी जाती है पेशेंट को, उसके लिए डॉक्टर्स को सजेस्ट करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए इनको टीडीएम के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए भी कई सारी वैकेंसीज़ निकलती रहती है, आपको जस्ट चेक करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा इनका भी सैलरी होता है क्योंकि फार्मडी ग्रेजुएट्स की काफ़ी संख्या में कमी है इंडिया में, तो इसका स्कोप अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इनको रिक्रूट नहीं किया जाता है, तो थोड़ा-सा सबसे ज़्यादा अगर हम फार्मासिस्ट कैटेगरी में देखें तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पे आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर होता है टीचिंग। टीचिंग में आप प्रोफ़ेसरशिप के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीफ़ार्म के बाद आप डिप्लोमा कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें अक्सर प्राइवेट ही मिलता है। तो बेहतर है कि आप एमफ़ार्म कर लें। एमफ़ार्म के बाद पीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीफॉर्म ग्रेजुएट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रखा जा सकता है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे एमफॉर्म के बाद आप तुरंत जॉइन कर सकते हैं टीचिंग के लिए। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे आप अपग्रेड 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे पढ़ाते हैं, तो कुछ-कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से एसोसिएट प्रोफ़ेसर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद आपका
आपको एज़ अ प्रोफ़ेसर अपॉइंट किया जाएगा, तो इस तरीके से चलते रहता है। अगर आप पीएचडी कर लें तो आप डायरेक्टली कुछ ही समय में आप प्रोफ़ेसरशिप के लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ील्ड है और इसमें जो सैलरी एस्पेक्ट्स हैं आपको बता दें कि बिल्कुल जैसे पे मैट्रिक्स है गवर्नमेंट का फार्मेसी टीचर्स के लिए या प्रोफ़ेसर्स के लिए उसके हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे सैलरी आपकी 50,000 से ऊपर ही होती है और 3 लाख 2 लाख 3 लाख तक जाती है, काफ़ी अच्छा है। इसी के थ्रू आप डायरेक्टर जैसे कोई इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर बनते हैं तो इसी के थ्रू ही पॉसिबल है। टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे-जैसे बढ़ते जाता है आपको अलग-अलग लेवल पे पोस्ट मिलते जाती है। तो ये बहुत अच्छा फ़ील्ड है और इसमें जॉब परमानेंट ही होती है अक्सर, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको बीफॉर्म के बाद जीपेट क्लियर करना पड़ेगा, जीपेट क्लियर करने के बाद एमफॉर्म करके अ, अगर आप बीफॉर्म के बाद डायरेक्टली नहीं करना चाहते, तो आपको जीपेट क्लियर करके या फिर नाइपर क्लियर करके आपको एमफॉर्म करना है और पीएचडी के बाद अगर आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको बहुत जल्दी ईज़िली किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पोस्ट मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी टीचिंग में आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट कभी-कभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो परमानेंट होता है, वो जैसे छत्तीसगढ़ में रहता है सीजी व्यापम करती है, वैसे ही स्टेट वाले अपने हिसाब से रिक्रूट करते हैं या यूजीसी का भी रिक्रूटमेंट कभी-कभी नोटिफ़िकेशन आते रहता है। इसके अलावा रिसर्च में टीचिंग के साथ-साथ आप रिसर्च में भी रह सकते हैं, जैसे आप सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और टीचिंग और रिसर्च अक्सर कॉम्बिनेशन में रहता है, मतलब आपको प्रोफ़ेसरशिप के हिसाब से आपको अपॉइंट किया गया, बट साथ ही साथ आपकी रिसर्च चलती रहती है। तो इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती रहती है, तो इसके लिए आपको सीएसआईआर नेट वगैरह का ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। कभी-कभी जो सीडीआरआई होते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। कभी-कभी लोग डायरेक्टली जैसे बीफॉर्म के बाद आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ में आपको मिला है, तो उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से आपको डायरेक्टली पीएचडी के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा 25,000 से ऊपर का स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद आपकी अच्छी खासी रिसर्च फील्ड में जॉब भी लग जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि आप बीफॉर्म के बाद लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। बीफॉर्म के बाद सीएसईआर नेट जेआरएफ आपको क्लियर करना बहुत मेहनत की काम है। उसके बाद आप रेगुलेटरी का भी सोच सकते हैं। रेगुलेटरी में ऐसा है जैसे रेगुलेटरी में पीसीआई के जो मेंबर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। तो ये अक्सर जो टीचिंग फील्ड में हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, उन्हीं को अक्सर अपॉइंट किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि बीफॉर्म के बाद थोड़ा-सा आप और ज़्यादा पढ़ाई कर लें, अगर आप टीचिंग, रिसर्च या फिर रेगुलेटरी में एंटर करना चाहते हैं। पीसीआई के मेंबर्स हो गए। पीसीआई के अलावा कुछ दूसरे काउंसिल्स हैं, वहाँ पे भी फार्मा ग्रेजुएट्स को या फार्मा फील्ड के लोगों को रिक्रूट किया जाता है और काफ़ी अच्छी जो पे मैट्रिक्स है गवर्नमेंट की सेंट्रल लेवल पे, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। तो ये सब में लेकिन जाने के लिए ऐसा है कि आपको एक तो क्वालिफ़िकेशन हाई होना चाहिए। आपको बता देती हूँ टीचिंग, रिसर्च और रेगुलेटरी में अगर आप जाना चाहते हैं, फार्मा फील्ड में, तो आप कोशिश करें कि बीफॉर्म के बाद जीपेट, नाइपर देके एमफॉर्म कर लें और एमफॉर्म के बाद कोशिश करें सीएसआईआर नेट देके पीएचडी कर लें। पीएचडी करने के बाद आपके जॉब ऑप्शंस का कोई सीमा नहीं रहता। तो इन फ़ील्ड्स में अगर एंटर करना है तो कोशिश करें कि थोड़ा-सा आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो। बिना कम क्वालिफ़िकेशन में इन सारे ये तीनों ऐसे फ़ील्ड हैं जिसमें जॉब परमानेंट होती है, सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और सैलरी गवर्नमेंट सैलरी है तो आप में वो आपको उसमें सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये लेकिन तीनों चीज़ों में रिक्वायरमेंट ये रहती है कि क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा होना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है बट बीफॉर्म के अलावा दूसरे फ़ील्ड के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, जैसे पीएससीज़ हो गए, पीएससी के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं या यूपीएससी में ही दूसरे टाइप के फ़ील्ड में आप जा सकते हैं। तो ये कॉमन एग्ज़ाम्स हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ख़ासकर हमारे लिए होता है, जैसे फार्मा के फ़ील्ड के बच्चे हैं और मेडिकल के फ़ील्ड के बच्चे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फ़ील्ड के बच्चे हैं। तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जैसे पीएससीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी ठीक है। इधर कहीं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो गवर्नमेंट जॉब तो फिक्स रहता है और काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। इंडस्ट्री में बात करें, इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है, जैसे हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड है, बंगाल केमिकल लिमिटेड है, कई सारी लगभग 10-12 ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें रिक्रूटमेंट मिलता है या इंडस्ट्री में आप जाने के लिए जो उनके कभी-कभी नोटिफ़िकेशंस आते हैं, बीफॉर्म के बाद भी डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं।
कई सारे नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम रिलीज़ होते रहते हैं। अभी भारत में सारी इंडस्ट्री और दूसरे केमिकल्स की डिटेल कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो वहाँ पे आप जाएँगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की वेबसाइट पे आपको कभी-कभी रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आते रहता है, वो मिल जाएगा। तो ये सारे फ़ील्ड्स हैं, गवर्नमेंट जॉब फ़ील्ड्स में कमी नहीं है, बट हर जगह आपको एक एंट्रेंस क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा। और एंट्रेंस यहाँ पे ये है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में तो हर साल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, पीएससी, एसएससी, सीजीएल और ये हो गया यूपीएससी, इनका हर साल एक कॉमन पेपर होता है। बट जो बाकी आपको मैंने फील्ड बताए हैं उसमें ऐसा है कि वैकेंसी निकलेगी, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वैकेंसी निकली, डिटेल्स मिली आपको, आपने आपने अप्लाई कर दिया, तो एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस रहना चाहिए दिमाग में, टाइम टू टाइम आपको साइट्स को चेक करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 3-4 एग्ज़ाम ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब में एंटर करने के लिए, यूपीएससी और एसएससी, सीजीएल और पीएससीज़, जो स्टेट पीएससीज़ होती है, इसमें तो फिक्स रहता है गवर्नमेंट जॉब। बस इनके एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ़ होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी वैकेंसीज़ निकलती रहती है। फार्मा में प्रॉब्लम यही है, अक्सर गवर्नमेंट जॉब लोगों को कम क्यों मिलता है? क्योंकि वैकेंसीज़ कम निकलती हैं और जब भी निकलती है तो उसपे कितने सारे लोग टूट पड़ेंगे, तो उसका थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वैकेंसी निकली तो आपको तुरंत अप्लाई करना है और उसके लिए उससे पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो बेसिक यही है कि बीकॉम के बाद अगर आप वैकेंसी कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी जैसे जनरल एप्टीट्यूड का आपको नॉलेज होना चाहिए और कुछ-कुछ लॉज़ रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये तरीका होता है गवर्नमेंट जॉब्स में एंटर करने का। तो ये इतना डिटेल होप्स तो आपके लिए काफ़ी होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा और अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर इट विथ अदर वन्स सो दैट यू कैन हेल्प समवन। Thank you so much. Stay healthy, stay safe. Have a good day.